नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है और इसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के कहीं बीच हमारा ये छोटा सा किस्सा भी है। आज जिस किस्से को हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है सेकंड चांस। तो चलिए बनिए इस किस्से का हिस्सा। साल 1993 इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने एवरेस्ट के एक एक्सपीडिशन का ऐलान किया। इस एक्सपीडिशन की दो बातें खास थी। एक, इस एक्सपीडिशन में सभी महिलाएं शामिल होनी थी और दूसरा, ये जब एक्सपीडिशन खत्म हुआ तो इस एक्सपीडिशन ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। इसी एक्सपीडिशन की एक सदस्य थी दीपू शर्मा। आज का ये किस्सा दीपू शर्मा का किस्सा है। 3 साल की छोटी सी उम्र में दीपू शर्मा को पहाड़ों से पहली बार प्यार हुआ। दीपू शर्मा मनाली की रहने वाली हैं। दीपू शर्मा के पिता प्रोफेसर NC शर्मा प्रोफेसर होने के साथ साथ पर्वतारोही भी हैं। तो ऐसे में छोटी सी उम्र में उन्होंने दीपू को ले पहाड़ों पर जाना शुरू किया और एक बार पहाड़ों से जो दीपू का नाता जुड़ा वो आज तक कायम है। धीरे धीरे मनाली और मनाली के आसपास के पहाड़ों को फतेह करने का काम शुरू किया दीपू ने और फिर ये चाव जो था, ये शौक एक जुनून में बदल गया। दीपू शर्मा ने धीरे धीरे कर मनाली के आसपास की सभी चोटियों पर फतेह की और फिर आसपास घूम प्रदेश के दूसरे समिट्स पर भी जाना शुरू किया। माउंटेनियरिंग से उनका लगाव पहाड़ों के अलावा इस बात को लेकर भी था कि इस पेशे से जुड़े जितने भी खिलाड़ी थे उनकी माउंटेनियरिंग गियर में उन्हें बहुत चाव आता था। फिर चाहे वो उनके बूट हों, रंग बिरंगे कपड़े हों या माउंटेनियरिंग से जुड़ी दूसरी गियर जैसे कार्बाइनर्स, सनग्लासेस, तो इस सब के चलते माउंटेनियरिंग से दीपू का लगाव लगातार बढ़ता गया। स्कूल कॉलेज में पहुंचते पहुंचते दीपू ने अब इसमें काफी महारत हासिल कर ली थी और धीरे धीरे प्रदेश में उनका नाम भी होने लगा था। जब तक दीपू ने कॉलेज खत्म किया, साल 1993 आ गया और यह वही साल था जब इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने ऐलान किया कि एक ऑल विमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन होने वाला है। जैसे ही ये बात फैली, जितने भी इससे जुड़े लोग थे उन्होंने अपने अपने आवेदन दिए। दीपू शर्मा ने भी इस एक्सपीडिशन के लिए अपना आवेदन किया और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस बीच दीपू शर्मा काफ़ी समिट कर चुकी थी और प्रदेश में उनका थोड़ा नाम भी हो गया था। और इसके अलावा दीपू शर्मा को माउंटेनियरिंग में अब कुछ महारत भी हासिल हो गई थी। हालांकि बहुत से आवेदन थे और कंपटीशन काफ़ी टफ था, लेकिन दीपू शर्मा की सिलेक्शन इस एक्सपीडिशन के लिए हो गई। अब चूंकि सिलेक्शन हो चुकी थी, इसके बाद एक लंबा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू हुआ। जगह जगह कैंप लगाए गए, एवरेस्ट से जुड़ी बाकी बातों की टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी गई। कुल मिलाकर इस एक्सपीडिशन की तैयारी अब शुरू हो गई थी। 1993 वो समय था जब हालांकि माउंटेनियरिंग के बहुत सारे एक्सपीडिशन हुआ करते थे, लेकिन महिलाओं की इसमें भूमिका कुछ खास हुआ नहीं करती थी। एक दो लोगों को अगर छोड़ दें तो महिलाओं का माउंटेनियरिंग को लेकर कुछ नाम था नहीं। दूसरा, उस समय रिसोर्सेस का अभाव हुआ करता था। हालांकि इस एक्सपीडिशन को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन फंडिंग फिर भी कम थी। अगर आज की बात करें तो एवरेस्ट पर जाना आज एक टूरिज्म की तरह हो गया है। खास तौर पर अगर एवरेस्ट बेस कैंप की बात करें तो बेस कैंप तो एक टूरिस्ट स्पॉट हो चला है।
जैसे आप दूसरे स्थानों पर घूमने जाते हैं, आजकल लोग एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ भी जाते हैं, लेकिन 1993 में ये सब नहीं था। रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे और एवरेस्ट तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी दुर्गम था। तो पूरी तैयारी होने के बाद मार्च के महीने में इस ऑल वुमेन एक्सपीडिशन ने एवरेस्ट की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। आज अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप जाना चाहते हैं तो ये काफ़ी आसान है। आप हवाई जहाज़ से लूकला जा सकते हैं और लूकला से बेस कैंप की दूरी करीबन 65 किलोमीटर है। लेकिन जिस समय यह एक्सपीडिशन जा रहा था साल 1993 में, इस तरह की सुविधाओं का अभाव था। तो ऐसे में ये पूरा दल, और हम आपको यहाँ बता दें कि इस एक्सपीडिशन में कुल मिलाकर 21 सदस्य थे और ये इंडो नेपालीज जॉइंट समिट था। तो 2 जो मेंबर थे वो नेपाल से भी थे। तो इस 21 सदस्यीय दल ने अपना सफ़र शुरू किया। बस लेके पहले वो लोग काठमांडू पहुँचे। काठमांडू से उन्होंने सफ़र तय किया जिरी का और फिर जिरी से उन्होंने अपना ट्रैक शुरू किया। जिरी से बेस कैंप का सफ़र करीबन 183 किलोमीटर का है। और ना सिर्फ ये एक लंबा सफ़र है बल्कि ये एक डिफ़िकल्ट स्ट्रेच भी है। और चूंकि शेरपा और दूसरी किस्म की हेल्प आपको केवल बेस कैंप से अपना समिट शुरू करने के समय प्राप्त होती है, तो इस पूरे रास्ते में खुद अपना सामान उठा आपको जाना पड़ता है। तो दल जिरी से निकला। जिरी से दिंगबोचे होते हुए, गोरखपेट, काला पत्थर होते हुए बेस कैंप पहुंचे। इस सब को करते हुए उन्हें तकरीबन 24 दिन का समय लगा। इस बात से अंदाज़ा लग जाता है कि अगर 180 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको 24 दिन का समय लगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट स्ट्रेच होगा। और फिर जहां जिरी करीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं एवरेस्ट का बेस कैंप जो है वो 17,598 फीट पर है। तो ना सिर्फ सफ़र दुर्गम है बल्कि दूसरी किस्म की चुनौतियां भी हैं। यहाँ पर आपको क्लाइमेट से भी लड़ना पड़ता है। एक्लिमेटाइजेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह का वातावरण है वहाँ ऑक्सीजन की कमी भी है। तो ये सब करते हुए दल अब बेस कैंप पहुँच चुका था। जी हाँ, जो लोग आजकल एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं वो ये जानते हैं कि जब वो लूकला से निकलते हैं तो नामची बाज़ार होते हुए फिर वो बेस कैंप पहुंचते हैं। और वहाँ नामची बाज़ार जो है अब काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। वहाँ पर आपको ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग गियर के अलावा बाकी साजो सामान मिल जाता है। एवरेस्ट समिट का जो सफ़र है उसे काफ़ी चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अक्सर पूरे दल को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाता है और फिर अलग अलग टुकड़ी अपनी अपनी तरह से काम करती है। ना सिर्फ अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालना पड़ता है बल्कि इसके अलावा रेकी कर, फेरी टीम बना आगे का सफ़र का जायज़ा भी लिया जाता है। तो बेस कैंप पहुंचकर इस दल ने यही काम शुरू किया। इस दल की अगुवाई लेजेंडरी बचेंद्री पाल कर रही थी, जिन्हें खासा अनुभव प्राप्त था। तो दल को छोटी छोटी टीमों में बांटा गया और एवरेस्ट को किस तरह चरणबद्ध तरीके से फतेह किया जाए या एवरेस्ट पर पहुंचा जाए, इसकी तैयारी शुरू हुई। जो लोग एवरेस्ट के बारे में जानते हैं या जो लोग एवरेस्ट समिट कर चुके हैं या कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाए, वो ये जानते हैं कि ये जो चरणबद्ध तरीका है इसमें बहुत से कैंप से होकर गुजरना पड़ता है। बेस कैंप से शुरू हो, आप कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 पर पहुंचते हैं और फिर कैंप 4, जिसे आप समिट कैंप भी कहते हैं, वहां से आप आखिरी कोशिश करते हैं एवरेस्ट पर पहुंचने की। अक्सर जितने भी ट्रेंड या एक्सपर्ट माउंटेनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, आप तैयारी पूरी कर सकते हैं पर एवरेस्ट आपको बुलाएगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलना है, लेकिन किस तरह का वातावरण रहेगा, किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा, आपको अपने रिसोर्सेस को भी
बहुत ही ऑप्टिमली इस्तेमाल करना पड़ता है। कुल मिलाकर आपको 3 से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। ना तो इससे ज़्यादा बोझ आप कैरी कर सकते हैं और ना ही अवेलेबिलिटी रहती है। और हर सिलेंडर में 3 से 4 केजी गैस रहती है या ऑक्सीजन रहती है। तरीका ये रहता है कि आप अपने साथ सिलेंडर लेकर चलते हैं और फिर आधा खर्च कर सिलेंडर को वहीं पे छोड़ देते हैं, ताकि वापसी के समय आपको ऑक्सीजन की अगर कमी महसूस हो तो आप इस ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग कर पाएँ। तो ये काफ़ी सिस्टमैटिक अप्रोच है। आज जिस तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं या जिस तरह की गियर है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, जो हर तरह के वातावरण को झेल जाती है। उस समय ऐसा नहीं था। दीपू ने बताया कि कपड़ों के नाम पे भी हम 1, 2, 3, 4, 5 लेयरिंग करके चलते थे, जिसमें घर से बुने स्वेटर भी रहते थे, कुछ एक जैकेट्स भी रहती थी। इसके अलावा हमारा जो ऑक्सीजन मास्क होता था वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नहीं रहता था। वो चमड़े का बना एक ऑक्सीजन मास्क रहता था और सांस छोड़ने पर उस ऑक्सीजन मास्क के आसपास बर्फ जम जाया करती थी। पर इन सब परिस्थितियों के बारे में ना सोचते हुए, इन सब हालातों के बारे में ना सोचते हुए जब आप समिट पे जाने की बात सोचते हैं तो ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। मार्च में एक्सपीडिशन शुरू हुआ और अब ये लोग बेस कैंप पर थे। बेस कैंप से अब इन लोगों ने चरणबद्ध तरीके से एवरेस्ट समिट की ओर जाना शुरू किया। बेस कैंप से निकलकर जो सबसे पहला कैंप है उसे वैली ऑफ साइलेंस भी कहा जा सकता है। 19,900 फीट की ऊंचाई पर ये कुंबू आइस फॉल है। यहां से निकलकर ये जो पूरा दल है ये कैंप 2 पर पहुंचा। कैंप 2 जो है वो लोसे फेस कहा जाता है इसे, या वेस्टर्न क्वान। इसकी जो ऊंचाई है वो है 21,300 फीट। तो टीम ने इसी कैंप को अब अपना मेन कैंप बना दिया। प्लान ये था कि अब यहीं से छोटी छोटी टीमें समिट के लिए अपनी तैयारी शुरू करेंगी और समिट करने की कोशिश करेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से मौकों पर आपकी पूरी तैयारी पर मौसम पानी फेर सकता है। तो जब ये लोग कैंप 2 पर पहुंचे तो समय मौसम काफ़ी ख़राब था। तो उन्होंने अपने आप को समय दिया, वहीं पर रुक के अपने आप को एक्लिमेटाइजेशन करने की कोशिश की और अब ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब मौसम थोड़ा बदले और ये समिट की ओर कूच करें। तो यूं ही एक दिन शाम को जब दीपू और उसके साथी कैंप 2 पर थे, तो एक दिन शाम को समिट की ओर से माउंटेनियर्स का एक दूसरा दल नीचे आया। ये शायद रशियन थे और शायद इनकी एवरेस्ट की कोशिश, समिट की कोशिश नाकाम रही थी। और ऐसा बहुत से मौक़ों पर होता भी है, क्योंकि अगर मौसम प्रतिकूल हो तो फिर आपको अनुमति नहीं दी जाती या आपके लिए संभव नहीं है कि आप एवरेस्ट कर पाएँ। ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप डिसेंड करें या नीचे उतर आएँ, और आमतौर पे अनुभवी पर्वतारोही ऐसा करते भी हैं। तो ये टीम शायद नीचे इसीलिए उतर रही थी। इनमें से काफ़ी सारे लोगों की हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि इस मौसम पर ऑक्सीजन की कमी के अलावा स्नो ब्लाइंडनेस और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा दल नीचे उतर रहा था और जब ये दल दीपू और उसके साथियों के पास से गुजरा तो इनमें से एक व्यक्ति जो कि माउंटेनियर था, उसने दीपू के कंधे पर हाथ रखा। दीपू को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो व्यक्ति कौन था, कोई जान पहचान नहीं थी और उसने दीपू के कंधे पर हाथ क्यों रखा। पर फिर उसने दीपू को धीरे से बोला और शायद जितनी अंग्रेज़ी उसने कही और जितना दीपू को समझ आया, मामला ये था कि उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरेस्ट की चोटी तुम्हें बुला रही है। दीपू उसकी ये बात सुन हैरान हो गई, क्योंकि वो जिस ग्रुप में बैठी थी उसके साथ उसके दूसरे साथी भी थे, लेकिन इस रशियन माउंटेनियर ने केवल दीपू से ये बात कही। अभी दीपू उसकी तरफ हैरानी से देख ही रही थी कि उसने अपने पास से एक कार्बाइनर निकाला और दीपू के हाथ में थमा दिया और कहा कि ये आपके काम आ सकता है। दीपू को आज तक
ये बात समझ नहीं आती कि आखिर किस तरह का रिश्ता था उस रशियन माउंटेनियर से, या क्यों वो दीपू के पास रुका और उसने दीपू से ये बात कही। जाते जाते उसने दीपू को टूटी फूटी अंग्रेजी में ये भी कहा कि अपनी तैयारी पूरी रखना। जैसे ही उसने दीपू से ये बात कही, दीपू को झट से अपने प्रोफेसर पिता की एक बात याद आई। प्रोफेसर एन सी शर्मा दीपू से हमेशा कहते थे कि माउंटेनियरिंग या पहाड़ आपको सेकंड चांस नहीं देता। जब भी आपकी तैयारी पूरी होती है, आप तभी फतेह कर सकते हैं किसी माउंटेन को। ना जाने क्यों दीपू को यह लगा कि ये जो रशियन उससे कहकर गया, उसकी बात कहीं ना कहीं उसके पिता द्वारा कही गई बात से मिलती जुलती है। बहरहाल मौसम का रुख थोड़ा बदला और इस बीच एक एक कर टीमों ने ऊपर जाने का अभियान शुरू किया। मई के पहले हफ्ते 2 या 3 मई को वो मौका आया जब दीपू की बारी थी समिट का अपना अभियान शुरू करने की।